आज हम इस वीडियो में साइंस क्लास 10th लेसन 3 धातु एवं अधातु अर्थात मेटल एंड नॉन मेटल के पाठगत प्रश्नोत्तर इनबॉक्स के प्रश्नोत्तर करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। पारा, और पारा को ही हम मरकरी भी कहते हैं, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम तथा पोटेशियम, जो उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। सिल्वर तथा कॉपर, सिल्वर यानी चांदी, कॉपर यानी तांबा, जो उष्मा की कुचालक, कुचालक में जिसमें से उष्मा पास नहीं हो सकती। लेड तथा मरकरी। आपका प्रश्न नंबर 2 है, आघातवर्धक तथा तन्य का अर्थ बताइए। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने की क्रिया को आघातवर्धक कहते हैं। कभी कभी आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता आघातवर्धकता, तो देखिए आपका आंसर होगा, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने की क्रिया को आघातवर्धक कहते हैं तथा उनके इस गुणधर्म को आघातवर्धकता कहते हैं। नेक्स्ट इसी का पार्ट है तन्य। धातुओं को पतली तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्य कहते हैं और धातुओं के इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है और हम 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सोडियम एक धातु होती है। सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है। जब इसे वायु में खुला छोड़ा जाता है तो यह वायु में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है तथा वायु में जलवाष्प यानी जल से अभिक्रिया करके यह आग पकड़ लेती है। इसलिए इसे आग से बचाने के लिए केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपने अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखने हैं। तो आपका पहला है, भाप के साथ आयरन। भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया लिखो। तो देखिए भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया में हम आयरन का सूत्र है Fe, जल का होता है H2O, भाप इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है G। तो जब हम आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यह आयरन ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हमने आयरन के आगे 3 और जल के आगे 4 लगाया। इधर हाइड्रोजन के आगे 4 लगाने से यह संतुलित समीकरण बन जाता है। इसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट है उसमें है, जल के साथ कैल्शियम तथा फॉस्फेट की अभिक्रिया लिखिए। तो देखिए कैल्शियम का होता है Ca और हमने ब्रैकेट में L लिखा है। कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा इस अभिक्रिया में H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसके बाद हमारा है सेकंड, पोटेशियम के साथ अभिक्रिया। तो देखिए पोटेशियम का सूत्र है कि पोटेशियम की जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखिए जो हमने ब्रैकेट्स में सिंबल लगाए हैं, S का मतलब है सॉलिड और L का मतलब है लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 6, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl और जब किसी भी धातु का, मान लीजिए X हमारी धातु है, तो इसकी जब भी जल से अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें से हमेशा H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी का सेकंड पार्ट, आयरन के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो देखिए आयरन का आपका सूत्र है Fe, वो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। आपका बनेगा फेरस सल्फेट जमा हाइड्रोजन।
तो इस तरह हम देखेंगे Fe प्लस तनु H2SO4 FeSO4 प्लस H2। अभी हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 5 रह गया था, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपको एक सारणी दी गई है, उनमें 4 धातुएं दी गई हैं A, B, C तथा D, और उनकी अलग अलग अभिक्रियाएं बताई गई हैं कि जो धातु A है आयरन सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती, कॉपर सल्फेट के साथ विस्थापन अभिक्रिया दिखाती है। इसी तरह जो धातु B है आयरन सल्फेट के साथ विस्थापन अभिक्रिया दिखाती है, जिंक सल्फेट के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करती। आपकी जो धातु C है आयरन सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती, कॉपर सल्फेट के साथ भी नहीं करती और जिंक सल्फेट के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करती, और यह सिल्वर नाइट्रेट के साथ विस्थापन अभिक्रिया दिखाती है। इसी तरह जो आपकी धातु D दी गई है वह इन चारों में से किसी के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करती। अब इसके आधार पे हमें इन 3 प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? देखिए, इसे जानने के लिए हम स्क्रियता श्रेणी को देखते हैं। स्क्रियता श्रेणी के अंदर जो धातुएं ऊपर दी गई हैं वह अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, और जो धातुएं नीचे दी गई हैं वह कम अभिक्रियाशील होती हैं। तो इस तरह आप देखेंगे जिंक इसमें ऊपर दिया गया है, उसके बाद है आयरन, फिर है आपका लेड, फिर है तांबा और फिर है मरकरी, और सिल्वर और गोल्ड। तो इस सारणी के आधार पर हम इनके उत्तर देखेंगे। सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपकी होगी धातु B, क्योंकि यह आयरन के साथ विस्थापन अभिक्रिया दिखाती है। धातु B को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? देखिए, धातु B जब इसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो यह कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगी। इसके बाद है हमारा इसका पार्ट 3। इन चारों को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो देखिए, D किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, सबसे कम अभिक्रियाशील होगी। C देखिए यहाँ भी अभिक्रिया नहीं करती, यहाँ भी नहीं, और यहाँ सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करती है, और जो सिल्वर है हमारा AgO सारणी में नीचे आता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका उत्तर होगा B, A, C, D, यानी B सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और D सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 8 है। सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। देखिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए हमें तो पहले उनकी एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या का पता होना चाहिए। तो सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11, ऑक्सीजन जो है उसकी परमाणु संख्या है 8 और मैग्नीशियम की होती है 12। और इस तरह आपने 9th क्लास में सीखा था बोहर का परमाणु मॉडल। तो देखिए, हम देखेंगे पहले कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पा सकते हैं, अगले में 8। इसके बाद अगर आपके इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो तीसरे कक्ष में चले जाते हैं। देखिए, सोडियम की परमाणु संख्या है 11, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2, 8, 1। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है आपकी 8, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2, 6। मैग्नीशियम का होगा आपका 2, 8 और 2, यानी 2 और 8 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए पहले इसकी परमाणु संख्या लिखेंगे 11, ऑक्सीजन की 8 और मैग्नीशियम की 12। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके K कक्ष में होंगे 2, L में होंगे 8 और M में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। हम इसे डॉट से दिखाएंगे, यानी बिंदु संरचना के लिए पहले कक्ष में 2, नेक्स्ट में 8, 6, 7, 8 और इसमें होगा M में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है 8, तो इसके लिए K में जाएंगे 2 और L में जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। पहले कक्ष में हम भरेंगे 2,
1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह मैग्नीशियम की परमाणु संख्या है 12। के में फिल करेंगे 2, एल में 8 और एम में 2। इस तरह डॉट लगाएंगे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ हम दिखाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद हमारा इसी का सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं MgO का निर्माण दिखाइए। तो देखिए सोडियम के बाह्य कक्ष में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम दिखाएंगे 1 बिंदी के द्वारा। जो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या अभी हमने देखा 8, इसके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते 8 और क्रॉस के द्वारा हमने इसके इलेक्ट्रॉन को दिखाया है। अब आपको क्वेश्चन में दिया Na2O, तो देखिए हमने एक सोडियम को यहाँ दिखाया और दूसरे को यहाँ। जब यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। इस तरह सोडियम के भी बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ऑक्सीजन के भी कंप्लीट हो जाएंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका बनेगा Na2O। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसके ऊपर हम प्लस का चार्ज दिखाते हैं और जो गेन करता है उसके ऊपर माइनस। इस तरह हम देखेंगे सोडियम के ऊपर प्लस आएगा, O के ऊपर माइनस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण दिखाना है हमें। तो हम देखेंगे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या होती है प्यारे बच्चों 12 और ऑक्सीजन की 8। इस तरह मैग्नीशियम के बाह्य कक्ष में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम मैग्नीशियम के बाहर दिखाएंगे 2 डॉट। ऑक्सीजन का भी हमने देखा बाह्य कक्ष में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने क्रॉस से दिखाया है। अतः मैग्नीशियम इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आएगा +2। O ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसलिए O के ऊपर हम दिखाएंगे O2-। तो देखिए Mg पे 2+, O पे 2-। और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को हमने बिंदु से दिखाया है, ऑक्सीजन के क्रॉस के द्वारा दिखाया गया है। इसी का हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा गया है इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं, आयन धन आयन या ऋण आयन। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे हम प्लस के साइन से धन आयन कहेंगे। जिसके अष्टक में इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसे हम ऋण आयन बोलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे Na2O में Na ने इलेक्ट्रॉन दी इसलिए Na+ धन आयन, O ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसलिए O2- ऋण आयन। इसी तरह MgO में मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, मैग्नीशियम धन आयन होगा। O ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं इसलिए ये ऋण आयन होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है तथा ये किस अवस्था में पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन से पहले हम पढ़ेंगे आयनिक यौगिक होते क्या हैं। तो वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन की आदान प्रदान से बनते हैं, यानी लॉस एंड गेन से। जैसे कि हमने देखा NaCl, इसमें Na इलेक्ट्रॉन देता है और Cl- इलेक्ट्रॉन लेता है। या अभी अभी हमने Na2O और जो MgO क्वेश्चन नंबर 8 में किए, ये भी आयनिक यौगिक के ही उदाहरण है। यानी सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, इसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं। तो अभी इनका क्वेश्चन है गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए इनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस व थोड़े कठोर होने के कारण भंगुर होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज, अयस्क तथा गैंग। तो देखिए खनिज, अयस्क और गैंग में क्या होता है, जैसे हमें लोहा, सोना, चांदी, जो भी भूपर पट्टी में अर्थात पृथ्वी की सतह में चीजें पाई जाती हैं, उनको हम अलग अलग मेथड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं और उनको कारखानों में शुद्ध किया जाता है। तो इस तरह पहले हम परिभाषा देखेंगे। खनिज, प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें धातु अथवा उनके यौगिक विद्यमान होते हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। उसके बाद देखिए जिस खनिज में से हम धातु को आसानी से अलग कर सकते हैं उसे हम अयस्क कहते हैं। वे खनिज जिनसे धातुओं को प्राप्त करना सरल व लाभदायक होता है उन्हें अयस्क कहते हैं।
तो देखिए सभी जितने भी खनिज पाए जाते हैं उन सभी में से हम धातुओं को अलग नहीं कर सकते। कुछ खनिज होते हैं जिनमें से हम धातुओं को अलग कर सकते हैं, वो भी सरल और लाभप्रद तरीके से। उन खनिजों को हम अयस्क कहते हैं। थर्ड है हमारा गैंग किसे कहते हैं। तो देखिए अयस्कों के साथ विद्यमान अशुद्धियां जैसे रेत, मिट्टी, कंकड़ आदि होते हैं, उन्हें हमें गैंग कहते हैं। यानी पृथ्वी में जहां से हम अयस्क निकालते हैं, अयस्क में से खनिज निकालते हैं, उसमें जो भी अशुद्धियां होंगी, जैसे रेत मिलता है आपको, मिट्टी मिलती है, पत्थर आदि मिलते हैं, उन्हें हम गैंग कहते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन के लिए इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।